तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। मतलब ये एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है मेरे लिए, एंड इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है हर बार। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो दैट अगली बार से इसमें इतना टाइम ना जाए और एटलीस्ट एफर्ट ना जाए। मतलब मुझे बहुत आलस भी आता है, मतलब बार बार 20 लेक्चर के नोट्स को पढ़ना, तो इसलिए आज मैं ये बना रही हूँ। एंड इट विल बी अ काइंड ऑफ डिटेल्ड वीडियो, नॉट फ्यू मिनट्स, विल बी लाइक few hours also it can be. So let's begin. तो आयोनिक इक्विलिब्रियम दिस चैप्टर मेनली डील्स विद कि पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पीएच कैसे कैलकुलेट की जाती है और इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं। डोंट नो व्हाई दिस चॉक इज लाइक दिस, ये अच्छे से क्यों नहीं चल सकती। हाँ, फिर हम देखेंगे कि इंडिकेटर्स, और फिर उसके बाद थर्ड थिंग हमारे पास आएगी सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ इतना ज़्यादा। और उसके बाद हम तो हाँ मतलब इतना ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो हमने ये देख लिया कि दिस चैप्टर मेनली डील्स विद पीएच कैलकुलेशन, इंडिकेटर, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फिर आर्निनियस की थ्योरी क्या है डिसोसिएशन की। सो देयर एग्जिस्ट अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड सब्सटेंसेस। जैसे कि बी ए डिसोसिएट जब हो रहा है बी प्लस और ए माइनस में, तो सी थी फिर माइनस एक्स एक्स एक्स, सी वन माइनस एल्फा सी एल्फा सी एल्फा। के डिसोसिएशन हम लोगों ने लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स सी एल्फा का होल स्क्वायर अपॉन, तो के डिसोसिएशन हमारा निकल के आता है सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा। अब हम लोग देखते हैं कि एल्फा को क्या क्या इफेक्ट करता है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, फर्स्ट ऑफ द थिंग इज कि नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसा ये इफेक्ट करता है एल्फा को। एल्फा क्या है, डिसोसिएशन वाला जो भी रहता है ये एल्फा। तो नाउ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जैसे जैसे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बढ़ता है तो एल्फा इंक्रीज होता है। सिंस डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज एल्फा ऑल्सो इंक्रीजेज। क्योंकि ये डिसोसिएशन एंडोथर्मिक है तो फिर हम ली चार्लिया प्रिंसिपल लगाएंगे और उस हिसाब से एंडोथर्मिक में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एल्फा भी इंक्रीज होता है। नाउ कंसनट्रेशन की बात करें, जब कंसनट्रेशन निकाला तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, तो हम देख रहे हैं कि एल्फा जब बढ़ रहा है तो सी डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, द इफेक्ट बाय विच द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड, दैट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, पर जब एक वीक के सामने एक स्ट्रॉन्ग होता है तो जो वीक जितना डिसोसिएट होने वाला था वो उतना डिसोसिएट नहीं हो पाता, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वो उस पर एक कॉमन आयन इफेक्ट लगाता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण जो एल्फा होता है वो डिक्रीज होता है। अब डिसोसिएशन ऑफ वाटर की बात करें तो जब H2O H प्लस प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होता है तो के डिसोसिएशन H प्लस OH माइनस अपॉन H2O माइनस होता है। अब यहाँ पे हम लोग जो के डिसोसिएशन इंटू H2O लगा सकते हैं, क्योंकि H2O को हमें कांस्टेंट के साथ मर्ज कर देना है, तो ये निकल के आता है KW। सो KW बेसिकली क्या बन के आया हमारे पास, H प्लस इंटू OH माइनस की कंसनट्रेशन। और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा KW है वो 10 के पावर माइनस 14 के बराबर होता है। एट 25 डिग्री सेल्सियस KW इज 10 की पावर माइनस 14। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है KW भी इंक्रीज करता है। नाउ जब ये चीज़ तो सबको पता है कि जब हमारे पास H प्लस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी OH माइनस से तो वो एसिडिक होगा, जब OH माइनस की ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगा, और बराबर होगी तो वो न्यूट्रल होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो ये 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है। न्यूट्रल में ऐसा होगा और ऐसा होगा, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं विच एनीबडी कैन टेल। सो एक और चीज़ है कि पीएच और पीओएच क्या होता है। तो एक्चुअली पीएच होता है माइनस लॉग H प्लस की कंसनट्रेशन, और पीओएच होता है माइनस लॉग OH माइनस की कंसनट्रेशन। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि KW होता है H प्लस इंटू OH माइनस की कंसनट्रेशन, तो इसलिए हमारा PH प्लस POH इस PKW, ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब दिस इज़ अ माइंड मैप विच वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो आई
आई होप यू कुड सी इट। यहाँ पे इतना ब्लर क्यों है, आई डोंट नो। ओके, तो पीएच कैलकुलेशन में ये माइंड मैप है, इसमें बहुत सारे केसेस और इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को, तभी क्वेश्चन होगा। सबसे पहला केस है कि सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एसिड या बेस हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एसिड और बेस हो। उसके भी दो केसेस हैं कि सिर्फ एक एसिड या एक बेस हो, फिर मोर देन वन एसिड या मोर देन वन बेस हो, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा लाइटिंग को इंक्रीज कर देते हैं एंड तो जिसमें सिर्फ एक एसिड या एक बेस होगा उसमें भी दो केसेस होंगे कि वो मोनोप्रोटिक होगा या पॉलीट्रोपिक होगा। फिर वो मोनोप्रोटिक होगा तो उसके भी दो केस होंगे कि वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। फिर स्ट्रॉन्ग के भी दो केस, वीक के तीन केस, पॉलीट्रोपिक के तीन केस, इसके तीन केस, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। देख के बहुत लग रहा हो कितना कॉम्प्लेक्स है, तो हाँ ये कॉम्प्लेक्स है भी, आपको गलत नहीं लग रहा। उसके बाद अगर सॉल्ट कंटेनिंग सॉल्ट है तो उसके बहुत सारे केसेस है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड प्लस वीक बेस का मल्टीवैलेंट है, एम्फोटेरिक है। सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट, एसिड या बेस, बफर भी बन सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ समझ नहीं आएगा, बट हाँ ये एक फ्लो चार्ट है कि ये चैप्टर कैसे होने वाला है। पॉलीप्रोटिक एक्चुअली क्या होता है कि एक से ज़्यादा एसिडिक एच होते हैं, वो पॉलीप्रोटिक होता है। अब यहाँ से हमारे जो सारे के सारे केसेस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। सो ये केसेस को मैं थोड़ा अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है और जब कन्फ्यूज़न होता है तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। सो इसमें बहुत सारे केसेस हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, हम यहाँ से स्टार्ट करें जिसमें या तो सिर्फ एसिड होगा या बेस होगा। तो उसमें बहुत सारे जो केसेस हैं वो हम उन केसेस को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट केस है जिसमें सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोहाइड्रोक्सिक बेस हो। तो मोनोहाइड्रोक्सिक भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, और सिर्फ एक होना चाहिए। अब इस चीज़ के हमारे पास हैं दो केसेस। तो इस चीज़ के कि स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोहाइड्रोक्सिक बेस, इसके दो केसेस हैं। एक केस है कि कंसनट्रेशन ग्रेटर दैन इक्वल टू 10⁻⁻6 हो, और एक है कि कंसनट्रेशन लेस देन 10⁻⁻6 हो। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻6 हो, सो कंट्रीब्यूशन जो H+ का है ड्यू टू H वाटर कैन बी नेग्लेक्टेड। और अगर लेस देन है दूसरे वाले केस में, H2O की कंसनट्रेशन से जो वो फ़र्क आएगा वो नेग्लेक्ट नहीं हो सकता। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस गुडली। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि पहले केस 1 है कि कंसनट्रेशन अगर गिवन है ग्रेटर दैन इक्वल टू 10⁻⁻6, तो हम H+ ड्यू टू H2O को नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट। तो फिर जो जैसे कि HCl की कंसनट्रेशन अगर निकालनी है तो उसकी कंसनट्रेशन H+ के ही इक्वल आ जाएगी, और उसमें कोई भी हम वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। नाउ लेट मी साइड दिस। तो अगर जो केस 2 है कि हमारी कंसनट्रेशन लेस देन 10⁻⁻6 होगी, तो उसमें हम वाटर वाले को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एक्चुअली, राइट। वाटर वाले को भी हमें लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे कि H2O को आयोनाइज कर देते हैं, तो वो आयोनाइज होगा H+ और OH- में। तो ये हुआ C+X और ये X। तो यहाँ से जो वाटर की कंट्रीब्यूशन है वो लेना पड़ेगा हम लोगों को, और यहाँ पे हम उसके कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पर जो यहाँ पे वाटर है वो उतना आयोनाइज नहीं होगा जितना पहले होगा, क्योंकि जो एसिड है वो हमारा कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहा है। तो जब हमको यहाँ पे KW लिखना होगा तो वो आएगा C+X × X। तो ऐसे करके निकालना होगा। इसमें डायरेक्ट X कर देंगे, बट यहाँ पे ऐसे करके पूरा अच्छे से करके निकालना पड़ेगा। इसमें ये वाली जो C है वो वाटर से भी आ रही होगी और हमारे एसिड से भी आ रही होगी, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन लेना है। तो ये है हमारा फर्स्ट केस, स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोहाइड्रोक्सिक बेस। उसके दो केसेस, concentration greater than equal to 10⁻⁻6, that water contribution can be neglected, and concentration less than 10⁻⁻6, water contribution cannot be neglected. अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए अच्छे से। तो फर्स्ट है जिसमें 10⁻³ मोलर HCl है, तो वो 10⁻6 से ज़्यादा है, इसलिए हम डायरेक्ट H+ की कंसनट्रेशन 10⁻³ ले रहे हैं। 10⁻6 में भी वही ले रहे हैं डायरेक्ट। बट जब हमारे पास 10⁻4 आया, या फिर जब हमारे पास 10⁻7 आया, तो हमें क्या करना है,
तो हम उस चीज़ के बारे में अभी बात करते हैं। 10⁻⁷ वाले में अगर देखेंगे तो जो मैंने बताया था यहाँ पे कि KW हो जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस, तो 10⁻⁻14 10⁻⁷ प्लस x इंटू एक्स। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू आएगी, राइट। जब x की वैल्यू आएगी फिर उसके बाद हम H प्लस की कंसनट्रेशन निकाल सकते हैं जो कि C प्लस एक्स होने वाली है। C हमें गिवन है, प्लस हमें x भी करना पड़ेगा उस पर, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी नीड टू डू इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और फिर हमें pH कैलकुलेट करनी, तो बेसिक काम हमें क्या करना है, pH कैलकुलेशन का काम अभी चल रहा है। तो pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, H प्लस की कंसनट्रेशन निकाल के। तो फिर दो केसेस है, एक में वाटर वाले को भी लेना है, एक में नहीं लेना है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग हियर। अब मैं एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगी कि हम लोग जो HA है उसे हम लोग एसिड के लिए यूज़ करते हैं, एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो हमारे पास BOH होता है उसे हम लोग बेस के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट उसमें अगर वीक एसिड या बेस हो तब हम लोगों को pH कैसे निकालनी। तो इस वाली चीज़ के हमारे पास 3 केसेस हैं। नहीं, सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट केस 1 जिसमें है कंसनट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻6 होना चाहिए। और साथ साथ एक और कंडीशन है कि Ka और C का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 10⁻⁻12 होना चाहिए। सो दीज टू थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर दैट concentration should be greater than equal to 10⁻⁻6 and K/C का जो प्रोडक्ट है वो greater than equal to 10⁻12 होना चाहिए। अब उसमें एक और चीज़ आता है कि जैसे कि जब हम इस केस में करना क्या है, सॉरी ये तो बता दूँ कि इस केस में करना है कि कंट्रीब्यूशन ड्यू टू वाटर, सो ड्यू टू वाटर जो कंट्रीब्यूशन है हम उससे निगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट। और उसमें एक और चीज़ है कि जैसे कि हमारे पास एसिड डिसोसिएट हो रहा है ना H प्लस प्लस A माइनस में, तो हमारा जो K हम लिखते हैं x² / C - x, तो उसमें ये x हम कभी कभी निगलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो x है, सॉरी दिख नहीं रहा था, ये x को हम कभी कभी निगलेक्ट कर सकते हैं। और जो वो केस है जिसमें हम वो x को निगलेक्ट कर सकते हैं वो हम डिसाइड करेंगे Ka/C से। तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ दैट Ka/C शुड बी लेस दैन इक्वल टू 10⁻⁻13। उस टाइम पे वो हम x को निगलेक्ट कर सकते हैं। ये हर जगह काम आएगा जब भी x को निगलेक्ट करना है कि K/C शुड बी लेस दैन इक्वल टू 10⁻⁻13 जब भी हमें उसे निगलेक्ट करना है x को। उसके अलावा जितने भी हमारे पास केसेस होंगे तो इन रेस्ट ऑल द केसेस कंट्रीब्यूशन ड्यू टू वाटर कैन नॉट बी निगलेक्टेड। जैसे कि हमारे पास हमने अभी किया था HA H प्लस और A माइनस में डिसोसिएट हो रहा है, C - X X होता है, बट यहाँ पे H2O आ गया। अब इसका Y भी आ जाएगा तो Y प्लस X Y, तो H2O में इसका X आ रहा है और इसमें H2O का Y आ रहा है, तो ऐसे होता है। और इन दोनों को जब हम ऐड करते Ka और Kw को तो KaC प्लस KW बनता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो जब भी हमें H प्लस की कंसनट्रेशन इस केस में निकालनी होती है तो हम करते हैं √KaC प्लस KW। मैं आपको फिर से ये दो केसेस रिवाइज करवाना चाहती हूँ। एक्चुअली ये केस चल रहे हैं हमारे जब हमारे पास वीक एसिड या वीक बेस हो, मोनोप्रोटिक वीक एसिड वीक बेस हो। फर्स्ट में KaC का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻12। लेट मी जस्ट शो यू ऑल्सो। फर्स्ट केस में कंसनट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻6 है और KaC ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻12 है। C ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻6 है, KaC ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻12 है। देन कंट्रीब्यूशन ड्यू टू वाटर कैन बी निगलेक्टेड। एंड सेकेंड केस, बाकी के सारे केसेस में कंट्रीब्यूशन ड्यू टू वाटर कैन नॉट बी निगलेक्टेड। अब केस 3 के तरफ चलते हैं। केस 3 हमें कहता है कि अगर Ka/C ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने वाला है। तो जब भी वीक एसिड हमें क्या क्या चेक करना है, KaC का प्रोडक्ट चेक करना है, हमें कंसनट्रेशन चेक करनी है, हमें Ka/C भी चेक करना है। तो आई होप यू हैव गॉट दैट पॉइंट। सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर दैन वन एसिड और बेस।
तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा एसिड है या एक से ज़्यादा बेस है तो उनका मिक्सचर होगा, राइट। केस फर्स्ट होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग ही एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक एसिड है, या फिर वीक के साथ वीक होगा। तो ऐसे 3 केसेस बनेंगे, राइट। अब उन सब में क्या क्या होना है, अब उन सब को हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो हमको गिवन होगा कि एक्चुअली हमें ये गिवन होगा कि H+ पहले बिफोर मिक्सिंग क्या है, V1 ml है, V1 ml है कितने मोलर, लाइक HCl में, लाइक C1 मोलर HCl में है, और V2 ml है C2 मोलर किसी और एसिड में, जैसे कि हम ले लेते हैं HNO3, स्ट्रॉन्ग को लेना है, ठीक है, HNO3। तो ऐसे कुछ गिवन होगा कि बिफोर मिक्सिंग ऐसा है कि V1 ml C1 मोलर में, V2 ml C2 मोलर में। तो जब हम आफ्टर मिक्सिंग की बात करेंगे, आफ्टर मिक्सिंग की जो हमारे H+ की कंसनट्रेशन आने वाली है वो उस टाइम पे आएगी V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन V1 प्लस V2। सो ये काफ़ी इजी फॉर्मूला है जो एवरीबडी कैन रिमेंबर। दिस इज़ द फर्स्ट केस कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हमने स्ट्रॉन्ग एसिड रखा है, तो H+ की कंसनट्रेशन आएगी V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन V1 प्लस V2। अब केस 2 में हमारे पास कोई एक तो हमारे पास है कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है हमारे पास कोई वीक एसिड, ठीक है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने ले लिया HCl, वीक एसिड में कोई भी HA, तो HA जो वीक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इनकी कंसनट्रेशन हम लोग देख लेते हैं कि HA अगर हमें दिया था C2 कंसनट्रेशन को और HCl हमें दिया था C1 कंसनट्रेशन का, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो पहले हमें वीक की लिखना है और वीक में स्ट्रॉन्ग का कॉमन आयन इफेक्ट भी लगाना है। तो HA को डिसोसिएट करेंगे हम लोग, जो हो रहा है H+ प्लस A- में डिसोसिएट, राइट। अब हम लोग इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे स्ट्रॉन्ग का। सबसे पहले ये नॉर्मली लिख देंगे कि जैसे C2 था तो C2 - X और ये X और ये X, लेकिन हमें H+ HCl से भी मिल रहा है तो इसका कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे और यहाँ पे प्लस C1 करेंगे। ऐसे हमें वीक में स्ट्रॉन्ग का कॉमन आयन इफेक्ट लगाना, और उसके बाद तो हम Ka लिख ही सकते हैं। क्या हो जाएगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन इसका प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा C1 प्लस X इंटू X अपॉन C2 - X। अब इस X को हम तभी निगलेक्ट कर सकते हैं जो हमने एक केस पढ़ा था K/C लेस दैन इक्वल टू 10⁻³ 10⁻³ सॉरी, K/C लेस दैन इक्वल टू 10⁻³ उसी केस से अगर वो हो रहा होगा तो फिर हम ऐसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं। और वाटर की कंट्रीब्यूशन तो भूल जाओ, अगर हम इसमें वाटर की कंट्रीब्यूशन लेने लगेंगे तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वाटर की कंट्रीब्यूशन अब कहीं भी नहीं आने वाली है। अब हम लोगों को ऐसे ही निकालना है। अब केस 3 है कि हमारे पास वीक एसिड ही है और वीक एसिड के साथ वीक एसिड ही है, तो दोनों जब वीक है तो दोनों अपना डिसोसिएट होंगे और दोनों का एक दूसरे पे कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। जैसे कि एक को HA मान लेते हैं, एक को HB मान लेते हैं, तो फिर यहाँ पे जब हम HA की इक्वेशन लिखेंगे, लेट मी राइट इट, तो पहले इन दोनों को हम लोग नॉर्मली लिख लेते हैं। जैसे कि अगर इसकी कंसनट्रेशन C1 है तो यहाँ पे आएगा C1 - X और फिर यहाँ पे X और यहाँ पे भी X, और यहाँ पे हम इसकी कंसनट्रेशन C2 मानेंगे तो ये C2 - Y, यहाँ पे Y और यहाँ पे भी Y, पर एक दूसरे का कॉमन इफेक्ट लगेगा H+ में, तो फिर यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा X, तो यहाँ पे आ जाएगा X + Y और यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा Y, तो यहाँ पे भी आ जाएगा X + Y। तो दिस इज़ हाउ वी राइट इट। अब इसमें हम लोगों को इस पार्ट का भी Ka1 लिखना है, इस पार्ट का भी Ka2 लिखना है, और फिर हम जब उन दोनों Ka1 और Ka2 को ऐड करेंगे तो एट द एंड हमारे पास क्या फॉर्मूला आने वाला है, हर चीज़ नेगलेक्ट करने के बाद XY को, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो एट द एंड बेसिकली ये फॉर्मूला आने वाला थर्ड केस के लिए, जिसमें वीक एसिड प्लस वीक एसिड है, वीक के साथ वीक। 3 केसेस हमने पढ़ लिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ केस, जिसमें हमारे पास pH है ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग पॉलीप्रोटिक एसिड और बेस। पॉलीप्रोटिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर बेस है तो उसमें H एक से ज़्यादा हो, जैसे कि ये 2 होगा, ये 3 होगा, H3PO3 में H3PO4 H2SO4 हो गया,
और जो बेस है उसमें OH हो एक से ज़्यादा, जैसे कि OH ट्वाइस NH2CH2CH2NH2E। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये वाला केस के फॉर्मूलेज एंड एवरी स्टेप। तो एक्चुअली क्या होता है, जब पॉलीप्रोटिक होता है तो वो स्टेप बाय स्टेप H+ देता है। जैसे कि H2 पहले डिसोसिएट होगा H++ HA-, तो इसका Ka1 होगा। फिर जो HA- है वो H++ A2- में डिसोसिएट होगा और इसका Ka2 होगा। ठीक है, अब इसके 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस है कि K1 एंड Ka2 बोथ आर ग्रेटर देन 1। तो दोनों रिएक्शन इस केस में पूरी की पूरी फॉरवर्ड जाने वाली है, राइट। तो उस हिसाब से जो हमारा H+ आएगा वो 2C आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2C। H2A की कंसनट्रेशन C आएगी और H+ की कंसनट्रेशन 2C आएगी, राइट। क्योंकि यहाँ दोनों में CC होगा H+ में, ठीक है, CC दोनों में CC होगा, तो टोटल मिला के 2C बन जाएगा फर्स्ट केस में, जब Ka1 और Ka2 बोथ आर ग्रेटर देन 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस 2। ओके, केस 2 में हमारे पास है कि Ka ग्रेटर देन 1 है बट Ka2 नहीं है, मतलब दूसरा वीक हो गया, तो स्ट्रॉन्ग वाला उस पर कॉमन इफेक्ट लगाएगा, तो फर्स्ट रिएक्शन से C ऑलरेडी आ जाएगा। तो जो Ka2 है, मतलब HA- वाली रिएक्शन हम लिखेंगे और उसमें पहली वाली रिएक्शन का C आ जाएगा। तो HA- जब H++ A2- में जा रहा है, -x x और x बनेगा। अब ये वाला जो C है वो फर्स्ट रिएक्शन से आ जाएगा, तो हम इसमें जब Ka2 लिखेंगे तो वो C+x x/C-x। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे Ka2 ऐसे आ जाएगा। बट अगर हमको ना बताया जाए कि K1 Ka2 1 से ज़्यादा है या क्या है, तो हमें क्या एज्यूम करना है? जब ना दिया हो तो Ka2 Ka1 दोनों ही 1 से बहुत ज़्यादा एज्यूम करना है, और ये जो फर्स्ट वाला केस है उससे लगा देना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड केस। तो जब K1 Ka2 दोनों ही स्मॉल हो तो कोई भी डिसोसिएशन पूरा नहीं होगा। मोस्टली क्वेश्चन जो इसी केसेस से आते हैं, लाइक H2A H+ HA- में हुआ तो C-x x+y, वही जो मैंने बताया था x+y वाला फंडा, वो यहाँ पे लग जाएगा। और उसके बाद हम फिर से K1 Ka2 निकालेंगे, और XY को निगलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे करना ही पड़ेगा तभी आंसर आएगा। तो x को हमें इसमें ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, और K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन Ka3। तो इस हिसाब से आएगा हमारे पास आंसर, राइट। तो ऐसे करके करके, मतलब ये वाला केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स ऑल्सो डाइव इनटू वन एग्जांपल ऑफ इट। तो जैसा कि हमें चाहिए था H+ H2PO4- HPO4 और PO4 की कंसनट्रेशन इन 1 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन, जहाँ पे K1 K2 K3 सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो H3PO4 है वो H++ H2PO4 में हो जाएगा, फिर H2PO4 सब में जाएगा, सबकी इक्वेशन लिखेंगे, फिर x को y को z के रिस्पेक्ट z को y को z के रिस्पेक्ट में, x को y के रिस्पेक्ट में, ऐसे सबको निगलेक्ट वगैरह करने के बाद K1 ये निकल के आएगा, K2 y निकल के आएगा, K3 ये निकल के आएगा, और इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तब जाके हमारे पास x y z निकल के आएगा, क्योंकि हमें Ka1 की वैल्यू दी हुई है, K2 की वैल्यू दी हुई है, तो इससे हम x y z निकाल लेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू अप्रोच द क्वेश्चन। तो अब इस चार्ट में हमारे ये वाले सारे केसेस कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम चलेंगे सॉल्ट पे, और उसके बाद आएंगे हम बफर पे। सबसे पहले हम सॉल्ट पे चलते हैं। मूव ऑन टू द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जिसमें हमारे पास कोई भी सॉल्ट दिया होगा, जैसे कि NH4Cl NaCl। ठीक है, तो अगर हमारे पास A- जैसे कि मान लीजिए बेस है, राइट। अब उसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे तो बेस क्या करेगा? H को ले लेगा, तो ये HA बन जाएगा प्लस OH- बन जाएगा, तो इसमें हम Kb लिख लेंगे KW/Ka। अब यहाँ पे एसिड है, एसिड क्या लेगा? एसिड को H+ छोड़ना होता है एक्चुअली, तो एसिड OH को ले लेगा, तो BOH NH+। यहाँ पे Ka आ जाएगा KW/Kb। इसी प्रोसीजर को हमें हर उस केस में अपनाना है। जैसे कि अगर हमारे पास फर्स्ट केस है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो क्या होगा? जैसे कि हमारे पास NaCl हो सकता है, KBr हो सकता है, KNO3 हो सकता है, ये सब हमारे न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। तो एक्चुअली जब Na+H2 होगा तो ये NaH हो रहा है, तो एक्चुअली ये रिएक्शन होने ही नहीं वाली, तो ये केस एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये रिएक्शन देखिए, आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो ये जो रिएक्शन वो बैकवर्ड में जाएगी, ये फॉरवर्ड में जाने ही नहीं वाली। सो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, तो ऐसा केस नहीं आने वाला है। केस 2 देखते हैं, जिसमें सॉल्ट फॉर्म होगा
वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो लेट्स नाउ मूव ऑन टू है, जैसे कि CH3CONA, तो ये CH3COH एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH। तो हाँ, ऐसे ही जब ये चीज़ होने वाली तो हम लोग जो वीक एसिड है उसकी इक्वेशन लिख देंगे CH3CO माइनस प्लस H2। अब ये एसिड है तो ये H प्लस, सॉरी ये एसिड नहीं है, ये CO माइनस में है, तो फिर ये एक्चुअली बेस की तरह काम करेगा। तो ये H को ले लेगा और प्लस OH माइनस बन जाएगा। तो इसमें K भी लिखेंगे क्योंकि ये चीज़ बेस है, राइट। तो ये K भी लिखेंगे, KW/KA, तो वो हो जाएगा x²/C - x। तो ये वाला केस ऐसे होने वाला है। एक्चुअली सॉरी, उसके पहले और भी पेजेस थे दैट आई फॉरगॉट टू टेल। सो एसिड बेस थ्योरीज की बात कर लेते हैं। आर्रेनियस की थ्योरी बताती है कि एसिड H+ देते हैं, बेस OH- देते हैं। ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी बताती है कि एसिड H+ देते हैं और बेस H+ लेते हैं। एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी वीक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट तो वीक भी स्ट्रॉन्ग एसिड बन सकता है। अब K1 से बहुत कम है तो फॉरवर्ड बहुत कम जाएगी, इसलिए वीक एसिड वो होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास CH3COH है, ये CH3COO माइनस प्लस H+, ये अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस हो रहा है ये। तो K हम लोगों ने ऐसे लिख दिया क्योंकि ये H+ दे रहा है। अब वही चीज़ अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड देखेंगे तो फिर वो प्लस H2O हो रहा है, राइट। यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, प्लस H2O जाएगा ब्रॉन्स्टेड और वो बेस बनेगा, प्लस H3O+ आएगा, ठीक है। ये हो गया। तो जनरली में हम ब्रॉन्स्टेड वाली रिएक्शन लेते हैं जो H2O वाली होती है। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो ये CH3CO माइनस वीक बेस बन रहा है, प्लस H2O बन रहा है। तो ऐसे कर करके मतलब हमें K वगैरह लिखना आना चाहिए। अब हम लोग यहाँ वाली बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड और बेस का K इंटू KB इज KW, K इंटू KB इज KW फॉर कंजुगेट बेस एंड एसिड। कंजुगेट बेस एक वीक एसिड का वीक बेस होता है और कॉन्जुगेट बेस एक स्ट्रॉन्ग एसिड का वेरी वेरी वीक बेस होता है। थोड़ा सा अजीब है कि एक वीक एसिड का तो वीक होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड का वेरी वेरी वीक होता है, और कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ वेरी वेरी वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे कुछ नाम भी है स्ट्रॉन्ग एसिड के HCl, HNO3, HClO4, HiH2 ऐसे वो स्ट्रॉन्ग बेस के KH, NaH, CSOH, BaOH ट्वाइस, वीक एसिड के CH3COH, NH4+, HCOH, C6H5, NH3+, HCN, C5H5NH+। एक्चुअली उनका हम कंजुगेट बना दें, अगर जो भी हमारे पास बेसिस का कंजुगेट कैटायन बना दे तो वीक वो एसिड बन जाएगा, और जो भी हमारे पास एसिड है उसका कंजुगेट एनायन बना देंगे तो वो बेस बन जाएगा। सो ऑल कैटायंस आर एसिड एंड ऑल एनायंस आर बेस। ये होते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट, जैसे कि CH3COH है, उसका कॉन्जुगेट होता है CH3CO- तो उसका K इंटू KB इज KW। उसी तरीके से ये भी है। तो अब अगेन हम लोग अपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे आ सकते हैं, जो हमने केस 1 पढ़ लिया है, और केस 2 बाई वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, उसको भी हमने पढ़ लिया है। नाउ लेट्स सी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस जब होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे कि NH4Cl, इसमें HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4+ वीक बेस है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि जो वीक वाला है उसकी रिएक्शन हमेशा लिखनी होती है। तो NH4+ प्लस H2, NH4OH प्लस H+, इसमें KH लिखेंगे। KH जो होगा एक्चुअली वो सॉल्ट फॉर्म बाई, एक्चुअली K है, सॉरी NH4+ एक एसिड होता है और Cl- एक बेस है, सॉरी आई एम रियली सॉरी। तो KH होगा KW/KB बिकॉज KA इंटू KB इज KW। तो फिर ये आ जाएगा x²/C - x CH/1/H²। काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, यू नो, आपको आप समझ आ रहे हो कि इतने सारे केसेस हैं, क्यों ये चैप्टर इतना लेंदी और इतना टफ होता है और इसके क्वेश्चंस करना भी इतना टफ होता है। बट डेफिनेटली हम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारे लिए केमिस्ट्री में एक मार्क्स इतना कीमती होता है। सो दैट्स वाई हमें करना तो एंड तक पड़ेगा इस चैप्टर को। सो लेट्स डू विद पेशेंस, विद होल हार्टेडली। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ केस, जो कि है कि सॉल्ट फॉर्म बाय वीक एसिड प्लस वीक बेस। दोनों वीक है, दोनों रिएक्ट करेंगे, कॉमन इफेक्ट लगेगा। सो
यहाँ पे जैसे कि NH4CN ले रहा है हम लोगों ने, तो NH4 प्लस प्लस H2 NH4H प्लस H प्लस आएगा, और फिर Cn माइनस का भी ये आएगा। अब ये सब के बाद नेगलेक्ट वगैरह करने के बाद जो हमारे पास आने वाला है, इसको हमें लर्न कर लेना है कि H प्लस की कंसनट्रेशन आती है √KW/Ka/Kb। H प्लस की कंसनट्रेशन जब वीक एसिड और वीक बेस होता है, तो H प्लस की कंसनट्रेशन होती है √KW/Ka/Kb, √KW/Ka/Kb। और इसको फिर हम pH के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि pH इज़ हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। अब ये मल्टीवैलेंट, जैसे कि वहाँ पे हमने पढ़ा था, जैसे कि H3PO4 माइनस ले रहे हैं हम लोग, PO4 3 माइनस Na3PO4, इसका KB1 KB2 KB3। एक्चुअली इसमें शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेट मी टीच यू दैट। सॉरी, वो इसमें नहीं होती, वो एम्फोटेरिक में होती। तो हाँ, ये नॉर्मली होगा, जैसे कि हमें मतलब पूरा प्रोसेस ही करना पड़ेगा। उसको पहले डिसोसिएट करके ये आएगा, उसको डिसोसिएट करके ये KB1 KB2 KB3, फिर KB1 KB2 3 x ग्रेटर देन y, सब कुछ निगलेक्ट करने के बाद जो भी आएगा वही होगा हमारा सॉल्यूशन। वहीं से हमें H प्लस की कंसनट्रेशन या OH माइनस की कंसनट्रेशन निकालनी होगी। तो ये एम्फोटेरिक वाले की मैं ट्रिक सिखा सकती हूँ। एक्चुअली एम्फोटेरिक में हम लोगों के क्या क्या आता है, जैसे H2S H2CO3 H3PO4, S2 माइनस CO3 2 माइनस PO4 3 माइनस HS माइनस HCO3 माइनस H2PO HPO4 NaHS NaHCO3 NaH2PO4 Na2HPO4। तो जैसे कि हम लोग NaHCO3 देखते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे एग्जिस्ट करता है, H2CO3 में, राइट। H2CO3 में ये एग्जिस्ट करता है, बट ये है NaHCO3। तो मैं बताती हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1/2 लिखना है, 1/2 लिखना है। फिर यहाँ पे जो लिखना है वो मैं बताती हूँ। जैसे कि पहले होता था H2, तो फिर उसका जो सेकंड वाला है KB2 वो यूज़ होगा, क्योंकि दो H है, राइट। दूसरा H है ये वाला उसका, तो इसलिए यहाँ पे pK2 प्लस pK1 आएगा। जैसे कि वहीं NaH2PO4, तो वो H3PO4 होता था, तो उसका एक H निकला, दूसरा H निकला, तो ये दूसरा H वाला है, तो इसलिए ये pKa2 प्लस pKa1। अब इसमें देखेंगे NaHCO3, तो ये भी H2CO3 होता था, तो फिर ये 1 निकला, दूसरा ही है, ये भी दूसरा आ जाएगा। तो ऐसे ही ट्रिक है। तो फ्लो चार्ट का सेकंड पार्ट भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब थर्ड पार्ट है बफर सॉल्यूशन का। ये लास्ट है, इसके बाद लाइक एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड एंड द चैप्टर विल बी फिनिश सून। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हुज pH इज़ नॉट अल्टर्ड टू एनी ग्रेट एक्सटेंट बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ईदर एसिड और बेस। पहले हम देखेंगे कि कंस्टिट्यूएंट क्या है बफर सॉल्यूशन का, बफर मैकेनिज्म क्या है, पीएच कैलकुलेशन क्या है, चेंज कैसे होती है, पीएच बफर कैपेसिटी क्या होती है। इसमें बहुत सारा है एक्चुअली, सो लेट अस सी नाउ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है बफर सॉल्यूशन का, कोई भी वीक एसिड हो, वीक बेस हो, और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट बेस या एसिड, उसे ही हम बफर कहते हैं। जैसे कि CH3COH एक वीक एसिड है, उसके साथ उसका कॉन्जुगेट, ये वीक है, बेस है, और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट एसिड। सो दिस इज़ नोन एज आवर बफर सॉल्यूशन। एंड अब बफर मैकेनिज्म क्या होता है, बफर मैकेनिज्म क्या है एक्चुअली कि जब भी मैं बस मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे ये नहीं आता एक्चुअली, और ये मुझे नहीं लगता उतना यूज़ भी है, सो आई कांट एक्सप्लेन यू, प्लीज़ रेफर समवन एल्स। एसिडिक बफर और बेसिक बफर, हाँ ये चीज़ थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो जब एसिडिक बफर होगा तो हमें क्या लिखना है, pH को लिखना है pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसनट्रेशन अपन एसिड की कंसनट्रेशन, और बेसिक में POH इज़ pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपन बेस। तो जब एसिडिक बफर होगा, जैसे कि CH3COH है, वो CH3CO माइनस प्लस H प्लस है, राइट। तो यहाँ पे सॉल्ट आएगा जो कि कॉन्जुगेट बेस है, और यहाँ पे एसिड आ जाएगा जो कि ये है। तो ऐसे हमें लिखना होता है, और मोस्टली केसेस में हम एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम याद कर लेते हैं कि जब भी बफर बनता है तो एसिडिक बफर में pH इज pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, एंड जब बेसिक बफर बनता है तो POH इज pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। For change in pH of a buffer solution, you can refer to this page, and this is buffer capacity. तो
सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मोलारिटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसे हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये है बी ए, वो डिसोसिएट हो रहा है बी ए बी प्लस प्लस ए माइनस में, इसमें एस वन माइनस एल्फा एल्फा, तो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए एल्फा वन हो जाता है, तो फिर ये एस इंटू एस हो जाएगा, तो फिर के एस पी क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे के एस पी को रिलेट करते हैं। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, लाइक उससे समझ आ जाएगा। जैसे कि ए जी टू एस थ्री को अगर देखें तो ये टू ए जी थ्री प्लस थ्री एस टू माइनस में डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे जो भी रहेगा उसका 2 टाइम्स एस 3 टाइम्स एस, 2s का होल स्क्वायर अपन 3s का होल क्यूब, ये करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे। तो उस तरीके से हम इसको के एस पी के इक्वेट करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सॉलिबिलिटी निकालना PbI2 की, अगर उसका के एस पी देखा है तो बस उसे डिसोसिएट कर दें, फिर ये भी जो इक्वेशन उसे के एस पी से इक्वेट करना है। अब कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन देख लेते हैं। अगर जो हमारा Q है वो KSP से कम है तो मोर आयंस कैन बी एडेड। Q KSP के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम है, और Q अगर ग्रेटर देन KSP है तब हमारे पास प्रेसिपिटेशन है। तो हमें ये याद रखना है कि Q अगर ग्रेटर देन है KSP then that is our precipitation reaction. Now let's talk about indicators. तो indicator use होते हैं to determine the end point of a titration process. In acid-base titration, indicators are either weak organic acid or base having this characteristic of different colors in the ionized and unionized form. अब ये चीज़ याद कर लेते कि फिनोक्सैलिन कलरलेस होता है, फिर 8.3 से जब 10 के बीच पे pH हो जाती तो वो पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज रेड होता है, जब 3.1 से 4.4 pH हो जाती तो वो येलो हो जाता है, रेड से येलो चेंज होता है। मिथाइल रेड से येलो चेंज होता है। और लिटमस जो होता है वो रेड से ब्लू चेंज होता है व्हेन इट इज़ 5.5 to 7.5। अब कुछ टाइट्रेशन के ग्राफ है जो आ सकते हैं। तो एक्चुअली जैसे कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो HCl प्लस NaOH जैसे हो गया, राइट। तो ऐसा ग्राफ आ सकता है अगर हमारे पास pH पहले कम थी, और pH अगर ज़्यादा थी, मतलब जैसे कि HCl में NaOH डाल रहे हैं तो फिर मतलब pH कम से ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे ग्राफ आएगा। और जब NaOH में HCl डालेंगे तो pH पहले ज़्यादा थी, बेसिक था, फिर pH जो है वो ऐसे कम हो रही है। तो ऐसा ही ग्राफ होगा, दो तरीके से ये ग्राफ हो सकता है। वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा, जैसे कि हमने देखा CH3COH प्लस NaOH, तो उसकी ये एसिडिक था तो ये कम था, उसके बाद ये ऐसे हो गया, राइट। और वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, NH4OH के साथ HCl था तो उसकी pH कम हो रही होगी। वीक एसिड के साथ वीक बेस होगा तो कुछ ऐसा ग्राफ होने वाला है। Now condition for most suitable indicator that pKn should be pH equivalent. HCl प्लस NaOH का कुछ ऐसा है, CH3 ऐसा है, ठीक है। pH equivalent निकालना होता है। ये चीज़ें मुझे उतना नहीं पता, सॉरी। सो जितना मुझे पता था और जितना मुझे पता था लाइक बेसिक रिक्वायर्ड है आयोनिक का, उतना आई ट्राई टू teach and also understand myself also, but I want to give that disclaimer. मैंने last में आपको बता रही हूँ that I am not a teacher, I am a student still and I'm just 12th pass and नहीं, not even 12th pass, result is not even come, और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एक्चुअली। तो मैं खुद पढ़ने के लिए इस वीडियोस को बनाती हूँ, तो इवन इफ़ यू वॉच it will be helpful, but it's not a very verified content because I have not done any degrees in these things. सो या थैंक यू। का एक समरी पेज भी बनाया, तो ये हम लोगों को एक बार और लास्ट में रिवाइज करने में हेल्प करेगी। सो लेट्स जस्ट रिवाइज एवरीथिंग नाउ ऑल्सो। सो समरी आयोनिक इक्विलिब्रियम, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि KSC अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 25 डिग्री सेल्सियस पे KW इस 10⁻⁴, C डिक्रीज होता है, अल्फा इंक्रीज होता है। pH कैलकुलेशन में फर्स्ट केस है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोहाइड्रोक्सिक बेस होगा। उसमें दो केस थे, केस 1 एंड केस 2। कंसनट्रेशन ग्रेटर दैन इक्वल टू 10⁻⁶ है, neglect H plus due to H2O, and if it is less than 10⁻⁶ you can't neglect it. वीक एसिड या वीक बेस की आई फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आई कि कंसनट्रेशन ग्रेटर दैन इक्वल टू 10⁻⁶ एंड KC का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू 10⁻12।
तो के आया x²/c-x। इसमें हम वाटर की कंसनट्रेशन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसमें x नेग्लेक्ट कर सकते हैं, k/c इज लेस दैन इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड केस है कि इन रेस्ट ऑल केस वी कांट निगलेक्ट द वाटर कंट्रीब्यूशन, और रेस्ट ऑल केस में हमारा √KAC प्लस KW इज कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस √KAC प्लस KW इज कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस। थर्ड केस है कि अगर K/C ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 है देन दैट वीक एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट करेंगे। थर्ड केस है जिसमें मोर देन वन एसिड या बेस हो, जैसे कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग के साथ स्ट्रॉन्ग है तो H प्लस आएगा V1C1 प्लस V2C2 अपॉन V1 प्लस V2 आफ्टर मिक्सिंग। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग का वीक पे कॉमन एन इफेक्ट लगेगा और KC1 प्लस x अपॉन C2 - x लगाना है, और K/C लेस दैन इक्वल टू 10⁻³ है, देन वी कैन नेग्लेक्ट x। वीक एसिड प्लस वीक एसिड है तो दोनों का एक दूसरे पे कॉमन एन इफेक्ट लगेगा, वी कैन नेग्लेक्ट x y विद दैट ओके। पॉलीप्रोटिक एसिड या बेस देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप H प्लस वो डिसोसिएट होगा, जैसे H2O H प्लस प्लस HA माइनस में हो रहा है तो वो KA1 हो गया, फिर HA माइनस H प्लस प्लस A2 माइनस तो वो KA2 हो गया। अब एसिड बेस थ्योरी क्या होती है कि कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज अ वीक बेस, कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वेरी वेरी वीक बेस, एंड कंजुगेट बेस ऑफ वेरी वेरी वीक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। Now salt hydrolysis Ka into Kb is Kw for the conjugate bases, conjugate acid bases। इसमें एक केस है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब होगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, जब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वीक पे स्ट्रॉन्ग का कॉमन इफेक्ट लगेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस होगा, वीक का स्ट्रॉन्ग पे कॉमन इफेक्ट अगेन, पर वीक के साथ वीक होगा H प्लस √KW KA अपॉन KB। इस चीज़ का हमें याद रखना है कि वीक का साथ वीक जब होगा H प्लस √KW KA अपॉन KB। इसे हम लोग इसमें भी pH के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो pH इज हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। नाउ लेट्स टॉक अबाउट CH3COH प्लस NH4OH, ये न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। अब मल्टीवैलेंट क्या होता है, डिसोसिएट स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। x ग्रेटर दैन y ग्रेटर दैन z लगाना है। एम्फोटेरिक सॉल्ट होगा जैसे कि H2S H2CO3 H3PO4, तो उसमें हम लोगों को ऐसे लिखना होता है हाफ pK2 प्लस pK1, तो pK2 जो उसमें हो और उससे एक कम, जैसे कि NaH2PO4, ये सब हमने देखा था। बफर सॉल्यूशन की बात करें, बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड वीक बेस के साथ हम लोग कॉन्जुगेटेड बेस या एसिड लेंगे। अगर वीक एसिड वीक बेस के साथ कॉन्जुगेट बेस एसिड लेंगे तो एसिडिक बफर होगा तो pH इज pK प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, हेंडरसन इक्वेशन। बेसिक बफर होगा pOH इज pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। पॉलीप्रोटिक होगा NaHCO3 Na2CO3 Ka2। फर्स्ट बफर और नॉट, देन जिसके पास H ज़्यादा उसको एसिड करना है, जिसके पास H ज़्यादा से एसिड बनाना, तो pH इज pKa2 log CO2 माइनस अपॉन HCO3 माइनस। थैंक्स।